आंख ज्यादा। करण उन दोनों पर कंडीशन थोप रहा था और ये देख रहे लोग अपना सिर पकड़ रहे थे, मगर सबसे ज्यादा गुस्सा तो रहमान और उसके लोगों को आ रहा था। वह इतने ज्यादा ताकतवर थे, इतनी बड़ी सेना थी जिसे देख कोई भी डर से कांप उठता, मगर सामने वाला उनका मजाक बना रहा था। एक मुर्गे और झींगे को उनसे लड़ने भेज रहा था। ये साफ साफ सोनार दल की बेइज्जती थी। उनके मुंह पर गोबर से सना जूता था। रहमान ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी यह मजाल, तुझे क्या लगता है तेरी इन बचकानी हरकतों से तू सोनार दल को नीचा दिखा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साथियों, उस मुर्गे का भुना हुआ मांस मुझे चाहिए। जो ये काम करेगा उसे मैं 10,000 चमकीले पत्थरों का इनाम दूंगा। रहमान के लोग ये सुनकर बेहद खुश हो गए। एक मुर्गे को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, बेशक मुर्गा बात करने वाला ही क्यों ना हो। वह सब अपने अपने हथियारों के साथ मुर्गे की तरह यानी ज्वाला पक्षी किंग की तरफ बढ़ गए। ये सब मरना चाहते हैं, ज्वाला पक्षी किंग ने बेरहमी से कहा। इस पर पिस्टल बिस्ट ने करण से विनती करते हुए कहा, अब तुम्हारे हाथों को खोल दे छोरे, अब इतना परेशान मत कर लाला। महारी को भी जोर दिखाना है छोरे, हाथ को खोल दे छोरे। करण उसकी बकबक से परेशान हो गया था, लेकिन इस बार उसने सिर हिलाते हुए अपना हाथ झटका। ऐसा होते ही पिस्टल बिस्ट के हाथों से फॉर्मेशन गायब हो गई। जिसके बाद मेनका और मीरा ने देखा पिस्टल को के दो हाथ निकल आए, जो अब तक थे नहीं। ये भी काफी अजीब था, मगर इसको समझने के लिए उनके पास समय नहीं था, क्योंकि अगले ही पल बहुत से सैनिक कंकाल बीस के आसपास नजर आने लगे। ज्वाला पक्षी किंग ने उनकी तरफ जाते हुए कहा, तुम सबने बेहद ही गलत फैसला ले लिया। मौत भी मेरे नाम से काम उठती है और तुम मुझसे लड़ने आ गए। मारो इस मुर्गे को, लोग दहाड़े। ज्वाला पक्षी किंग ने सिर झटका और अगले ही पल उसके मुंह से बड़े बड़े लावा के गोले निकले, जिनकी संख्या अनेक थी। कोई भी इस हमले का अनुमान नहीं लगा पाया और बस चंद पलों के अंदर सबकी नजरों के सामने उनका शरीर पिघलकर खत्म हो गया। ये क्या है? रहमान और बाकियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। ज्वाला पक्षी किंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में आ गया। जब वह ऐसा कर रहा था उस वक्त उसका शरीर बदलने लगा था। इस वजह से उस जगह का तापमान भी बढ़ने लगा। गर्मी की चादर ने सबको घेर लिया। आसपास पड़े पत्थर गर्मी से लाल हो गए। उसी दौरान सबको आसमान से तेज चीत्कार सुनाई दी, जो इतनी ज्यादा भयानक थी जिसने लोगों के दिल कंपा कर रख दिए। और जब सबने उस चीत्कार लगाने वाले बीस को देखा, उनकी आंखें फटकर बाहर आ गई। ये वो मुर्गा था, सफेद भेड़िया कबीले का लीडर हकलाने लाने लगा। वह इस बार सच में बुरी तरह से डर गया था। उसकी आंखों के सामने आसमान में बड़ा सा पक्षी उड़ रहा था, जिसके पंखों के अंदर लावा बह रहा था। शरीर भी उसका काफी ज्यादा विशालकाय था। जितने वह दिखने में आकर्षक था उससे कई गुना वह भयानक था। एक ड्रैगन कम था इसके पास, जो इतना खतरनाक बीस्ट भी इसके साथ है। रोहन हुड्डा घबरा चुके थे। ये घबराना आम बात थी। सही मायनों में देखा जाए तो अग्नि तत्व बाकी तत्वों से ज्यादा ताकतवर कहलाया जाता है, और इस तत्व का बीस्ट वो भी इस तरह का सच में यमराज से कम नहीं था। खुद करण को उसे डील करने में दिक्कत आई थी, जो साफ इशारा था कि ज्वाला पक्षी किंग के नाम के पीछे किंग ऐसे ही नहीं लगता। किसी ने कुछ न कुछ सोचकर ही उसका नाम रखा होगा। बहरहाल मीरा और मेनका का भी बाकियों की तरह हाल था, मगर करण अपना सिर हिला रहा था। ये चाहता तो मुर्गा रूप में भी इन्हें हरा सकता था, लेकिन इसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, ताकत का बखान करने का चस्का है इसे। पता नहीं हर बार ऐसे ही नमूने मेरे पल्ले क्यों पड़ते हैं। करण सही था, पर इससे ज्वाला पक्षी किंग अनजान था। उसने अपने पंखों को झटका और आसमान में कई सारे शक्ति चक्र बनने लगे, जिसमें से निकली लावा की बारिश, जो इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिस पर भी वह गिरी वह तुरंत पिघलकर जमीन पर चिपक गया। रहमान और उसके लोग हड़बड़ाकर उस जगह से दूर हुए। उन्होंने अपनी तकनीकों का उपयोग करके अपने ऊपर कवच बनाया। इस वजह से वह लावा की बारिश से बच तो गए, मगर वह कवच ज्यादा देर उनका साथ नहीं देने वाला था। आखिर यह किस तरह का बीस्ट है? इसने मुझे मुंह में पूरा खेल बदल कर रख दिया। रहमान के माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा वह तब डरा जब उसने श्रापित शरीरों को जलते मरते देखा। उनका पास कोई तकनीक नहीं थी जिससे वह अपना बचाव कर सकते थे, जिस वजह से वह उस बारिश का शिकार बन गए। फॉर्मेशन बनाओ वरना हम सब मारे जाएंगे, रहमान चिल्लाया। फिर अपने साथी हाथों को बड़ी तेजी से हिलाने लगा। जल्दी ही उनके आगे एक बड़ा सा फॉर्मेशन शक्ति चक्र तैयार हो गया, जो पास कर ताकतवर बनता जा रहा था। लीडर, ये सोनार दल की खास फॉर्मेशन है। इसका नाम इन्होंने सोनार रोशनी रखा है। यह जमीन की ऊर्जा को खींचकर एक रोशनी का निर्माण करता है। ये रोशनी बेहद ताकतवर होती है। कई बार इसने पहाड़ों तक को छेद दिया है। आपको जल्दी कुछ करना होगा वरना आपके बीच जख्मी हो सकते हैं। मेनका ने चिंता जाहिर की। वह पहले सोनार दल का हिस्सा थी, जिस वजह से उसे इस बारे में जानकारी थी। वह चाहती थी करण अब कुछ करे ताकि उनकी फॉर्मेशन को रोका जा सके, लेकिन करण ने उसकी बात को सुनकर सुना कर दिया। उसकी असली चिंता तो पिस्टल बिस्ट का बच्चा था, जो ज्वाला पक्षी किंग के ऊपर नाचते हुए बोला, अब मेरी बारी। ऐसा कहते ही उसने चुटकी बजाई, जिसका बाद एक गुब्बारा उसके पास से निकला, जो दूर पहुंच गया। वहां आके भी करण ने अपने आगे शक्तियों की बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कर दिया। कंकाल बीस से कहकर उसने एक और ताकतवर दीवार बनवाई। रोहन हुड्डा और सफेद भेड़िया कबीले का लीडर कंफ्यूज थे, और इसी वक्त नैना और बाकी लोग भी उनके पास आ गए। उनकी रफ्तार कम थी, जिस वजह से उन्हें आने में देरी हुई, पर जब उन्होंने आते ही उस विशालकाय बीस को देखा तब सब हैरान हो गए। उसी दौरान रहमान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा लीडर तो मेरी फॉर्मेशन के डर से दूर भाग गया। चिंता मत कर लड़के, इसके बाद मैं तुझे ही मारूंगा। उसने इतना कहा ही था कि अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा गुब्बारा नजर आया। एक गुब्बारा रोकेगा मुझे? रहमान को घमंड आ गया। उसने अपनी फॉर्मेशन का उसी पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर इससे पहले ही वह गुब्बारा उसकी नजरों में सामने फूट गया। बूम! इतना तेज धमाका हुआ जिसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी। शक्तियों की लहरें इतनी तेजी से आगे बढ़ी जिसने करण की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। आखिर में कंकाल बीस की दीवार ने उन्हें बचा लिया, मगर उस पर भी काफी दरार आ चुकी थी। मीरा और मेनका की बोलती बंद थी। उनके सामने बस धूल और शक्तियों का बड़ा सा तूफान नजर आ रहा था, और आसमान से खून की बारिश होती हुई दिख रही थी। उस झींगे का हमला इतना ताकतवर था, मेनका का पूरा शरीर कांप उठा था। दूसरी तरफ रोहन हुड्डा और उसके लोग इस इंपैक्ट से अवगत नहीं थे, जिस वजह से सबके सब उड़ते हुए बड़ी बड़ी पहाड़ियों से टकराए। उन सबका शरीर खून से लथपथ था। बड़ी मुश्किल से वह सब लोग पहाड़ी से बाहर आए। अपनी हालत का जायजा लेने के बाद उन्होंने फिर से सामने की तरफ देखा, जहां अभी तेज तूफान उठना हुआ था, पर धीरे धीरे करके वह तूफान शांत हुआ, जिसके बाद सबने देखा कि जमीन पर सैकड़ों लाशें पड़ी है। उनके से कुछ लाशें इंसानों की थी। जल्दी उनकी नजर एक ऐसी लाश पर पड़ी जिसका बस आधा सिर उसके कटे फटे धड़ से जुड़ा हुआ था, जो उनकी नजरों के सामने ही टूटकर ढलान की वजह से लुढ़कने लगा। रहमान मारा गया। रोहन हुड्डा का शरीर ठंडा पड़ गया। उन सबने कांपते शरीर के साथ आसमान में उड़ रहे ज्वाला पक्षी को देखा और फिर उस छोटे से पिस्टल बिस्ट को। दोनों अपने काम से बेहद खुश थे और तारीफ के लिए करण के पास आ गए। सबको खत्म कर दिया, बहुत कमजोर लोग थे। आगे का कुछ काम हो तो जरूर बताना, सबको खत्म कर देंगे दोबारा से, ज्वाला पक्षी किंग ने कहा। इस पर पिस्टल में निविशेकी बघारते हुए कहा, एक शॉट काफी है हमारे लिए, बोल छोड़े। थारी को कैसा लगा? मजा आया ना? आना ही चाहिए। हमारे हाथ खुले हो तो सबको लपेट दूंगा मैं। ऐसा कहते हुए पिस्टल बिस्ट करण के पास आ गया, मानो कह रहा हो कि मुझे गोदी में लेकर मेरी तारीफ कर, मैंने इतना महान काम किया है। लेकिन करण तो बेहद गुस्से में था। उसने अपनी लात उठाई और दे मारी पिस्टल बिस्ट पर। बेचारा पिस्टल बिस्ट उड़ता हुआ ज्वाला पक्षी किंग में घुस गया, और बड़ी बड़ी आंखों से वह ज्वाला पक्षी किंग करण को देखने लगे। रोहन हुड्डा और उसके लोगों ने भी इस नजारे को देखा, जिस वजह से उनका दिल उछलकर मुंह में आ गया। करण ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था ज्यादा तबाही करने की जरूरत नहीं है, जमीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो तुम दोनों निकम्मों ने क्या हाल किया है जमीन का। करण बेवजह गुस्सा नहीं था। दरअसल इन दोनों के कुछ ही हमलों ने उस जगह की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, और इस झींगे ने तो उस जगह लगभग खाई ही बना दी, जिसे ठीक करने के लिए समय जाने वाला था। पता नहीं ऐसे बेवकूफ उल्लू बेकार बीस्ट उसकी जिंदगी में क्यों आते हैं। करण सबके सामने उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा, और बेचारे दोनों बीस्ट सिर झुकाकर सुनते भी गए। पूरे 10 मिनट तक अपनी भड़ास निकालने के बाद करण ने कहा, तुम दोनों आज रात भर इस जगह पर काम करके इस जगह को ठीक करो। कल सुबह होने से पहले मुझे ये जमीन पहली जैसी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी होगा, समझे? समझ गए? दोनों बीस्ट शर्म से पानी पानी थे। वह तो सोच रहे थे इस महान युद्ध के बाद उनकी तारीफ होगी। देवांश दल में जिस तरह से कंकाल बीस्ट ने नाम बनाया, उसी तरह से उनका नाम भी सुर्खियों में होगा। लेकिन ये सब सपना था। आंख खुली तो उन्हें मजदूर बना दिया गया। मेनका और मीरा को उनके लिए बड़ा बुरा लग रहा था, पर करण के सामने कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। करण ने उन दोनों बीस्ट को एक नजर देखा, फिर अपनी नजर रोहन हुड्डा और बाकियों पर की, जो टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। करण ने उन्हें भी नजरअंदाज किया और कंकाल बीस्ट के साथ उस जगह से निकल गया। बस ज्वाला पक्षी किंग और पिस्टल बिस्ट उस जगह रह गए मजदूरी करने के लिए। जल्दी वह दोनों भी अपने काम पर लग गए।
ज्वाला पक्षी किन बड़ी बड़ी खाई को भरता तो पिस्टल को छोटे बड़े गड्ढों को। ऐसा कुछ पहले आपने देखा है लीडर, सफेद भेड़िया कबीले के लीडर ने थूक भटकते हुए कहा। रोहन हुड्डा बोले, शुक्र मानो लीडर विश्वास, हमने सोनार दल को अपनी जमीन दे दी, वरना वाकई में हमारा दल अब तक खत्म कर दिया जाता। लीडर विश्वास ने सिर हिलाते हुए कहा, आज पहली बार मैं आपकी किसी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है देवांश दल सिर्फ भाग 2 का नहीं बल्कि भाग 3 का भी सबसे ताकतवर दल है। आपको लगता है? लीडर रोहन हुड्डा ने अजीब नजरों से उसे देखा। फिर आगे बोले, भाग 3 के ज्यादातर लीडर महासम्राट स्तर के हैं और देवांश दल ग्रेड 6 के महारथी 20 से नौकरों की तरह काम करवाता है। ये दल पहले ही भाग 3 को टक्कर दे चुका है, अब वह दिन दूर नहीं जब ये दल भाग 4 तक अपनी ताकत फैला देगा। अगर ऐसा है फिर हमें इस दल से अपनी नजदीकियां बढ़ाकर रखनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे फायदेमंद फैसला होगा। मैं आपके कहने नहीं समझा, क्या आप कुछ करने की सोच रहे हैं? रोहन हुड्डा ने पूछा। बात से बोला, आप तो जानते हैं जल्दी ही मुकाबले का समय नजदीक है और हमारा भाग 2 कभी भी अच्छा शिखर नहीं ला पाता है। इस वजह से हमें बाजार लगाने की पूरी रजामंदी नहीं मिलती। कहीं आप देवांश को इस मुकाबले में उतारने की बात तो नहीं कर रहे? मगर आप जानते हैं ना, इसके लिए राजशाही लोमड़ी वंश की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। शायद हमें आगे की बात खुद लीडर गुरु से करनी चाहिए। रात वैसे ही हो चुकी है, कल सुबह हम देवांश दल में मिलते हैं, लीडर विश्वास ने कहा। रोहन हुड्डा ने इसके लिए हामी भरी और दोनों उस जगह से निकल पड़े। दूसरी तरफ सोनार दल में हाहाकार मचा हुआ था। एक आदमी गुस्से में सामान की तोड़फोड़ कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं सोनार दल के लीडर था, जो इस वक्त बेहद गुस्से में था। देवांश दल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरे लोगों को चुन चुन कर मारूंगा। अरशद शेख के मुंह में हाथ डाला है, तुझे जिंदा निकल जाऊंगा हरामी। लीडर अरशद बेहद गुस्से में था, गुस्सा होना उसका स्वाभाविक था। उसने सोचा था कि अगर करण उस जगह की जमीन लेने भी आता है तब ज्यादा से ज्यादा वह लोगों को पीट कर वापस भेज देगा। उसे भी तो शलभ नील पक्षी 20 कबीले का डर होगा ही। मगर उस कमबख्त ने तो उनके हर एक शख्स को जान से मार डाला, वह भी इतनी बेरहमी से कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली और न कोई उनकी बॉडी लेने के लिए गया। लीडर अरशद गुस्से में फुफकारता हुआ जमीन पर बैठ गया। दांत पीसते हुए उसने अपने पहले श्रेष्ठ से कहा, मेरे पोती को खबर भेजो, उसे बताओ उसके बाप को देवांश दल ने खत्म कर दिया है। इस वक्त वह शलभ नील पक्षी 20 कबीले में है, उनकी मदद से वह देवांश दल का काम हमेशा के लिए तमाम कर सकती है। जैसा आपका आदेश, लीडर पहले श्रेष्ठ ने कहा। लीडर ने मुट्ठी भींचकर कहा, लकड़े, मेरे लोगों को मारकर तू चैन की नींद नहीं ले पाएगा, मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। प्रकृति की देवी का जश्न